नमस्कार, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं श्वेता राजलक्ष्मी के घर पर, जिन्होंने 32nd बिहार जुडिशरी सेवा क्रैक किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एससी समाज से आती हैं और इस समाज में पढ़ाई लिखाई को लेकर के जिस प्रकार से एक आंकड़े के अनुसार कहें कि अभी भी काफ़ी कमी है, वैसे समाज से एक छोटी सी बच्ची अगर इस तरीके से जुडिशरी सेवा में आगे आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ख़ास करके इस इलाके सोनपुर और सारण के लिए तो बड़ी बात है ही। उनसे सीधे बात करेंगे कि क्या सोच करके इस फील्ड में आई और कैसे इसका ये आया, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि इसमें उत्तर प्रदेश और ख़ास करके फॉरवर्ड तबके के लोगों का वर्चस्व है। ऐसे में कैसे सोच करके और कैसे आई? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको रिकग्नाइज़ किया और मेरे पास आए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि मेरा मानना ये है कि वर्चस्व किसका है, नहीं है, क्या है, ये बहुत सेकेंडरी चीज़ है। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो, और ये एग्ज़ाम और हमारा देश डेमोक्रेसी है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं, यहाँ सबको लिबर्टी दी गई है कि आपको अपीयर होना है। तो मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए किसका इसमें डोमिनेंस है, किसका डोमिनेंस नहीं है, ये सोचने के लिए ज़रूरत है। तो मेरा मैसेज है ये सारे एस्पिरेंट्स को कि आप ये सब चीज़ बिल्कुल मत सोचिए। पॉलिटिकल एजेंडा है ये हमारे देश में कि कौन कहाँ से आता है, कौन क्या करता है, किसका क्या वर्चस्व है, कौन डोमिनेट कर रहा है, तो ये सब सेकेंडरी है मेरे हिसाब से। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मतलब पढ़ाई आपकी पूजा है और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आज भी खास करके एससी समाज के लोग अभी भी पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हैं। हालांकि उनको मौका दिया जा रहा है, आरक्षण दी जा रही है, बहुत तरीके की चीज़ से फैसिलिटी दी जा रही है, उसके बावजूद भी आज भी बहुत कम है। तो नहीं लगता कि एक बड़ा अचीवमेंट आपके लिए है और किस तरीके से आपने क्रैक किया? अपार्ट फ्रॉम ऑल द फैक्टर्स वॉट एवर यू सेड, आपने जो भी बोला उन सबको अगर हटा भी दिया है तो भी ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब मेरे फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे माँ बाप, मेरे चाचा चाची, मेरे छोटे छोटे भाई बहन, मेरी बुआ, मेरे फूफा जी, मतलब मेरा रिज़ल्ट सिर्फ मेरा रिज़ल्ट नहीं है। इनफैक्ट मेरे मेंटोर कामेश्वर सर, मतलब मैं उनको स्पेशली, सर अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मैंने तैयारी की है कौटिल्य लॉ एकेडमी पटना से, तो उनका जो मेरे लिए रहा है एक मेंटोरशिप, तो मतलब एक पर्सनल अचीवमेंट है वहाँ के लिए भी, मेरे फैमिली के हर एक मेंबर के लिए। तो बिल्कुल आपने सही बोला, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। अपने पढ़ाई लिखाई की बात की तो स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, और इस फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट आपको किसने? हाँ, तो मेरी जो इनिशियल स्टडीज़ हुई है वो सेंट पॉल्स हाई स्कूल से हुई है। तो वहाँ, और वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि आपके बेसिक स्टडीज़ जो होते हैं वो बहुत ही मायने रखता है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इट कम्स टू कॉलेज, तो मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई जो है वो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से की है। तो वहाँ का भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि जो लॉ की जो मेरी एलिमेंट्री पढ़ाई हुई है, इट वाज अमेजिंग देयर। तो उसकी वजह से मुझे सर्विस में आने के समय जो मैंने तैयारी की थी, पढ़ाई की थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, मतलब बहुत शार्प। और मैं बता दूं आपको कि मैंने अपनी तैयारी 2022 में शुरू की थी। 22 में ही मैंने अपना कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ बेसिकली, और एकदम 6 महीने के अंदर वैकेंसी आ गया था। तो 6 महीने के अंदर फिर पीटी देना, ये सब चीज़ बहुत कम समय में मैंने तैयारी की। तो मतलब मैं बोलूँगी कि ये जो रिज़ल्ट आया है, मेरा मेहनत तो है, मेरा मानना है कि 20% मेरी मेहनत है। उसके अलावा आपके फैमिली का सपोर्ट, आपके मेंटोर का सपोर्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत पड़ती है, और ये कौन करेगा? आपके जो मेंटोर हैं वो करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स करेंगे, आपके रिश्तेदार करेंगे। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मतलब मेरे लिए हर एक इंसान जो मेरे आसपास रहा है, दे वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि तुम कर लोगी। एक और चीज़, चूँकि अभी टाइम जो चल रहा है वो इकोनॉमिकल टाइम है, एक तरीके से है, बाजारवाद पूरी तरीके से हावी है। कहीं ना कहीं तमाम लोगों को पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। आमतौर पर जो लॉ की पढ़ाई करते हैं, अगर पैसे की बात सोचें तो वो चाहते हैं कि लॉ के फील्ड में जाएं और वकील बने, बड़े स्तर के वकील बने। वहाँ पैसे अधिक होते हैं बनिस्बत इस पोस्ट के, जुडिशल पोस्ट के। तो फिर इस फील्ड में आने का कैसे इच्छा हुआ? पैसे की इच्छा नहीं थी, या फिर पोस्ट की इच्छा थी, या फिर कुछ करने का जज्बा? इसमें तो मैं एकदम रॉ बताना चाहूँगी व्यूअर्स को, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो हमेशा पॉलिटिकल फील्ड में रहे हैं।
मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत जस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड। तो मेरे दिमाग में हमेशा से रहता था ना कि ये सोशल इंजीनियर का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉयर्स ही होते हैं। तो मतलब मेरा साइंस स्ट्रीम था 12th तक, लेकिन जिस सोसाइटी में मतलब मेरा परवरिश हुआ है पर्सनली, तो मैं बोलूँगी कि उसके वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि लॉयर मतलब लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए। और आम तौर पे अगर आप देखेंगे तो आप इस देश के जितने बड़े बड़े नेता रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आप उंगली पे गिन लीजिए, वो सारे बड़े बड़े लॉयर्स रहे हैं। तो लॉयर आर बेसिकली द सोशल इंजीनियर्स। वो लोग सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। और सही गलत को समझने की जो वो होती है एक एनालिटिकल पावर, वो लॉयर्स के पास बहुत अच्छा होता है। तो मेरा इंस्पिरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं से था। कोई पैसा कमाना, नाम कमाना, ये सब नहीं था। मेरा ये था कि जस्ट इट वाज लाइक मोर लाइक ट्राइंग टू बी अ सोशल इंजीनियर, कि सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सके, और जो सही गलत जो भी चीज़ें हो रही है खुद को बिना विक्टिमाइज किए हुए। मेरा ये मानना है कि खुद को कभी विक्टिमाइज मत करो भाई। आप जहाँ हैं अपने आप को हीरो समझे, अपने आप को समझे कि आई एम द गोट, जस्ट गो एंड परफॉर्म। ये कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, आप कहाँ से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। इफ़ यू हैव दैट कैलिबर यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अभी तो जस्ट ज्वाइन होगा, बहुत सारे लंबा कैरियर है, अभी उम्र भी काफ़ी कम है। आगे इस फील्ड में आप कोई मोटो है, किस तरीके का क्या करना चाहते हैं जो उस कुर्सी पे बैठ के जो देश के लिए हो, समाज के लिए भी हो, और खास करके आपके समाज के? जैसा आपने बोला कि जैसी कुर्सी है, इसमें काफ़ी निष्पक्ष रहना पड़ता है। ये नहीं देखना है मुझे कि मैं कहाँ से आती हूँ, कौन कहाँ से नहीं आता है। इस कुर्सी की जो द ब्यूटी ऑफ द पावर ऑफ अ जज, यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल। ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग में कभी आएगा कि मेरा क्या बैकग्राउंड था, या फिर मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, किस समाज से हूँ, किस सोसाइटी से हूँ। मतलब इट्स मोर अबाउट इक्वालिटी। द ब्यूटी ऑफ लॉ इज अबाउट इक्वालिटी। एवरिबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, एंड इफ आई एम हियर एनीबडी कैन कम हियर। बस आपको वो होना चाहिए कि आप मेहनत करते रहिए और विक्टिमाइज मत कीजिए खुद को। विक्टिमाइज करने से आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। मेरा सवाल ये है कि इस कुर्सी पे बैठ के कुछ नया क्या करना चाहते हैं, ताकि लॉ और जस्टिस में जो एक कह सकते हैं बहुत सारी लोग कहते हैं ना, अब भी फिल्मों में आते हैं तारीख पे तारीख, जज न्याय नहीं मिलना, इस तरीके की बहुत सारी बातें आती है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? वो जो तारीख पे तारीख वाली बात जो आपने बोली वो बहुत जेन्युइन है। बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें यही किया जा सकता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए। जो आपको ड्यूटी आवर्स मिल रहे हैं उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए, एडजर्नमेंट्स कम कीजिए, अपना एनालिटिकल दिमाग लगाइए कि कैसे उसको सॉल्व करना है। एडीआर्स में जा सकते हैं, कोर्ट के बाहर जाकर के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर पॉसिबल है तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि केस ख़त्म हो। तो मतलब एज ऑफ नाउ मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन मेरी जो भी इनिशियल स्टडीज़ रही है रिलेटेड टू पेंडेंसी ऑफ सूट, जो आपने बोला तारीख पे तारीख, तो बहुत ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ कि जस्ट बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। आप अपने आप को जो भी काम असाइन किया जा रहा है आप उसके लिए ऑनेस्ट रहिए। एक और लास्ट सवाल कि अपने जो छोटे भाई बहन हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ऑनेस्ट रहिए अपने पढ़ाई को लेकर के। यू नीड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर स्टडीज़। घंटा मत गिनिए कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। देयर शुड बी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। और वो ऑब्वियस सी बात है कि आप 4 घंटे में ये सारी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको 8 घंटे 10 घंटे देने पड़ेंगे। बट ये नहीं कि वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है घंटों पे गिन करके। देयर शुड बी क्वालिटी, प्रोडक्टिव होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ मेंटोर। एक मेंटोर रखिए जो आपको गाइड करे, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करके एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए जिसके पास कम से कम 5 साल 10 साल का एक्सपर्टीज़ हो, जो आपको गाइड कर सके सब चीज़ से। ले लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या उसका भी सहयोग लिया या फिर सोशल मीडिया से फिलहाल दूर रहना ज़्यादा बेहतर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पूछा। सोशल मीडिया इज़ अ ट्रैप। सोशल मीडिया इज़ अ ट्रैप फॉर स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो डिस्ट्रैक्शन है, एक पैरेलल वर्ल्ड है। मतलब ठीक है, एट द सेम टाइम देयर आर एडवांटेजेस ऑल्सो, डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। उसको आप कट कर सकते हैं, क्योंकि आप मतलब वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एक लाइन की बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्वेता राजलक्ष्मी, इन्होंने तमाम बातें रखी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस खासकर सोनपुर इलाके में इस तरीके से पहली बार कोई लड़की इस तरीके से जुडिशल सेवा में आई है, तो
तो मेरी शुभकामना है कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। तो ये श्वेता राजलक्ष्मी ये जुडिशल सेवा में 32nd जुडिशल सेवा में क्रैक करके अभी आई हैं। उन्होंने तमाम बातें रखी है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को लेकर के किस तरीके से उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनसे किस तरीके से दूर रहना है और क्यों दूर रहना है, इन तमाम बातों की जानकारी उन्होंने दी है। हम उम्मीद करेंगे कि ये इंटरव्यू आपके भी काम आए और आप भी इससे कुछ सीखें, समझें, जानें। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।